गली नंबर 84। आज पूरे झारखंड को पवित्र कर देंगे, कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। हरीश यादव हाथ में पेट्रोल बम लिए पूरी भीड़ से कह रहा है। भीड़ भी अपने हाथ में तलवार बंदूक लिए हरीश की बातें सुन रही है और उसकी बात खत्म होते ही पूरी भीड़ तीतर बीतर हो गई। लोग हर घर के आगे जाते और घर के मालिक का नाम पढ़ते, और अगर गलती से वो किसी सिख का घर होता तो पूरी भीड़ मिलकर उस घर को आग के हवाले कर देती। फिर उस घर में छिपे लोगों के साथ हैवानियत का वो सलूक करती जिसे सोचकर ही इंसान के रूह कांप जाए। दरअसल ये वक्त था 84, जब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में दंगे शुरू हो गए थे। लोगों ने सिख धर्म के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। झारखंड के बोकारो में भी इस तबाही को खूब हवा दी गई। इस हादसे में कितनी ही जिंदगियां बर्बाद हुई, इसका आज तक कोई सही हिसाब नहीं लगा पाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि लोग भले ही मर जाएं, मगर उनकी कहानियां कभी नहीं मरती। किसे पता था कि इस हादसे के 4 दशक बाद भी इसकी चिंगारी आज भी कहीं दफन है, जिसे विवेक ने हवा दी। हमारी इस कहानी का हीरो दरअसल विवेक बोकारो स्टील प्लांट में एक इंजीनियर के तौर पर काम करने आया था। दिल्ली के रहने वाले विवेक को बोकारो शहर बहुत पसंद आया। यहाँ का खाना, यहाँ के लोग और यहाँ की भाषा। विवेक बोकारो को बहुत एंजॉय कर रहा था। पर फिर एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी बिस्तर पर नहीं बल्कि किसी खून से भरे गड्ढे में डूबता जा रहा है। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। चिल्लाते हुए विवेक ने जब हाथ पैर मारे तो उसे ये पता लग गया था कि वो अकेला नहीं है। उसके पास और भी बहुत से लोग हैं जो जिंदा नहीं, मुर्दा है। किसी का चेहरा कटा हुआ है तो किसी की आंखें फूटी हुई है। किसी तरह लाशों को दबाते हुए जब वो गड्ढे से ऊपर आया तो उसके जिस्म के खून का कतरा कतरा डर से सूख चुका था। उसके पास लाशों का पहाड़ था। इतने सारे लोगों की ऐसी हालत देखकर विवेक के होश ठंडे पड़ गए। ये भयानक मंजर देख वो चीखने लगा था, क्योंकि दूर दूर तक अगर उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो वो थी सिर्फ लाशों से बिछी हुई जमीन। फिर न जाने उसके मन में क्या सूझी, वो लाशों को कुचलता हुआ बेतहाशा ही भागने लगा। पर विवेक जिस लाश पर कदम रखता वो जिंदा हो जाती और विवेक को ही मारने के लिए चल देती। विवेक जैसे जैसे मैदान में भागता जाता उसके पैरों से कुचली हुई लाशें जिंदा हो उसे मारने के लिए चल देती। ये लाशें कैसे जिंदा हो रही है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई है? मुझे बचाओ। कोई सुन रहा है क्या मुझे? कोई तो मेरी मदद करो। विवेक पागलों की तरह चीखता चिल्लाता दौड़े जा रहा था, लेकिन जब उसके चारों तरफ लाशों का पहाड़ खड़ा हो गया तो उसने थक कर अपने घुटने टेक दिए और बिलख बिलख कर रोते हुए बोला, ये किस जन्म के पापों का हिस्सा मुझसे लिया जा रहा है? आखिर मेरा क्या कसूर है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? कोई कुछ तो बोलो। विवेक जोर जोर से चीखता हुआ अपना सिर अपने घुटनों में दबाए बैठा रहा और एक एक करके सारी लाशें उसके ऊपर गिरने लगी। और महज कुछ ही मिनटों में विवेक लाशों के नीचे दब गया। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था कि अचानक ही उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को अपने कमरे के बिस्तर पर पसीने से लथपथ लेटा हुआ पाया। कुछ ही देर में उसे ये समझ आ गया था कि पिछली कुछ रातों की तरह आज की रात भी उसे जागते हुए काटनी पड़ेगी। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से इस शहर में आया हूं एक भी रात चैन से नहीं सो पाया। कभी कोई मरता हुआ दिखाई देता है तो कभी कोई मुझे ही मार रहा होता है। लेकिन आज तो साली हद ही हो गई। बस अब और नहीं। इस हफ्ते के बाद फैक्ट्री में ही किसी क्वार्टर में डेरा जमा लूंगा। पैसे भी बचेंगे और आने जाने का टाइम भी। विवेक ने खुद से कहते हुए अभी सिगरेट सुलगाई ही थी
कि अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। विवेक ने डरते हुए जब पीछे देखा तो एक सिख आदमी की लाश खड़ी थी, जिसकी पगड़ी से बेतहाशा खून बहे जा रहा था। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और जब उसने मुंह खोला तो विवेक के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। और देखते ही देखते उस लाश ने अपना बड़ा सा मुंह फाड़ विवेक पर हमला किया ही था कि विवेक उस लाश को धक्का दे कमरे से बाहर आ गया। पर विवेक के कमरे से बाहर आते ही पूरे मोहल्ले का हुलिया बदला हुआ था। चारों तरफ आग का भयानक मंजर था। लोगों के चीखने, बिलखने और रोने की आवाजों से पूरा आसमान गूंज रहा था। ये अचानक पूरे शहर को क्या हो गया है? अभी शाम तक तो सब ठीक था। अरे ये तो सुशीला आंटी थी, इसके चेहरे को क्या हो गया? अरे चाय वाले अंकल। ये सब उन्हीं लोगों के बिगड़े हुए चेहरे थे जिनकी गली में, जिनके पड़ोस में विवेक रहता था। उसने 1-2 लोगों को रोककर उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही वो किसी को रोकने जाता, लोग वापस से उस पर ही हमला कर देते और भाग जाते। विवेक अभी सोच ही रहा था, तभी उसे बहुत सारे लोगों के हाथों में तलवार और पेट्रोल बम दिखे, जिनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ हैवानियत झलक रही थी। आज पूरे झारखंड को पवित्र कर देंगे, कोई एक भी जिंदा नहीं बच के जाना चाहिए। जैसे ही भीड़ के मुंह से विवेक ने ये सुना, वो तुरंत ही कांपता हुआ वापस अपने घर में घुस दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन उसकी ये कोशिश सिर्फ कोशिश ही रही। भीड़ से बहुत से लोग सीधा विवेक के घर में घुस आए थे। ये तेरा घर है? इसका मालिक कौन है? तू ही है ना इसका मालिक? बोल। अरे बोलता क्यों नहीं? साले सच छिपा रहा है, गद्दार। मैं कहता हूँ यही है जी ढिल्लो, ये इसी का घर है। विवेक अलग अलग लोगों को ये सब कहता हुआ सुन रहा था। सबके सब उसे धक्का दे पूछ रहे थे, लेकिन एक भीड़ का ऐसा भी भयानक चेहरा हो सकता है, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। डर के मारे विवेक की घिग्गी बन गई थी, पर इससे पहले कि उसके कंठ से लफ्ज फूट पाते, भीड़ ने अपना आपा खो दिया और विवेक को लात घूंसों से मारने लगी। कुछ ही देर में विवेक अधमरी हालत में पहुंच चुका था और जब भीड़ के सब्र का बांध टूटा तो विवेक की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका था। विवेक के नसीब में मौत आई थी। भीड़ ने पहले तो विवेक के शरीर को तलवारों से काटा, फिर घर में पेट्रोल बम फेंककर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। पलक झपकते ही घर के साथ साथ विवेक का शरीर भी धू धू कर जलने लगा और कुछ आखिरी सांसों तक चीखने के बाद विवेक हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। अगली सुबह जब विवेक की आंखें खुली तो उसने खुद को एक पागल खाने में पाया। सर, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? विवेक के मैनेजर ने उसके होश में आते ही उससे तुरंत पूछा, पर अपने मैनेजर का सवाल सुनकर भी विवेक अपने आसपास की चीजों को ऐसे देख रहा था जैसे वो इस दुनिया का हो ही नहीं। कौन थे वो लोग? इंसान इतनी हैवानियत पर भी उतर सकता है, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ था सर आपको? पड़ोसियों ने बताया कि आपके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सब ठीक तो है ना सर? हाँ, सब ठीक है। बस अब मुझे ये जानना है कि जो कुछ भी मैंने देखा या जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वो मेरे साथ ही क्यों हुआ? आखिर कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। मैं इसे जान कर ही रहूंगा। मैनेजर सर, बस आप मेरा एक काम कर दीजिए। मुझे 84 के दंगों के बारे में सब कुछ जानना है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी आग आज भी कितने सीनों में जल रही है, ये किसी को नहीं पता। मुझे वो सब कैसे पता चलेगा सर? आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? विवेक की सारी बातें सुनकर मैनेजर उसे एक पुराने अखबार के प्रिंटिंग प्रेस में ले गया, जहां बहुत सारे अखबार धूल खा रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद विवेक को उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। दरअसल 84 के दंगों के दौरान एक खबर ऐसी छपी थी जिस पर किसी ने गौर ही नहीं किया। दंगों के दौरान दंगाइयों ने एक पूरी गली को आग के हवाले कर दिया था। गली नंबर 84, जहां आज वो खुद रहता है, और उसी गली में मौजूद सारे लोगों को एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया गया था। उनका वजूद हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट चुका था। और जब विवेक ने अखबार की फोटो को ध्यान से देखा
तो उसमें विवेक को अपने दादाजी दिखाई दिए, जिनका नाम उस गली नंबर 84 को जलाने वालों की लिस्ट में शुमार था। महज इस एक पल में विवेक को उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। ये क्यों हुआ और उसी के साथ ही क्यों हुआ? सबके सब जवाब उसे एक ही फोटो में मिल चुके थे, पर अब वक्त और हालात दोनों बदल चुके थे। वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अस्पताल से निकलने के बाद ही उसने गली नंबर 84 से अपना रूम खाली कर दिया और फैक्ट्री के एक क्वार्टर में आकर रहने लगा। हालांकि दंगों में मरे हुए लोगों के चेहरे आज भी उसे चैन से सोने नहीं देते। विवेक आज भी इसे अपने पूर्वजों की एक गलती मान इस पाप का बोझ लिए आज भी बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहा है, क्योंकि भूलने की बीमारी जिंदा लोगों को होती है। मरने के बाद तो अगला पिछला सब याद आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।